नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृति का भाग 1, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें। वैसे तो इसका पहला पाठ इस जल प्रलय में है, लेकिन उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए आपका पहला पाठ कहलाएगा मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग, जो कि जिनकी पिक्चर आप सामने देख ही रहे हैं। यह है हमारी लेखिका मृदुला गर्ग। मेरी संग की औरतों में इन्होंने लिखा है संस्मरण। संस्मरण गद्य की एक विधा है जिसमें अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है कि उनका स्वभाव कैसा था, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा वाली औरत थी। उन्होंने भारतीय परंपरा का पालन किया था, लेकिन इस परंपरा को अपनाने के बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं आज़ादी की भावना पनप रही थी और उनकी एक ही बेटी थी, लेखिका की माँ। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शानों शौकत से ज़िंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भले ही नाना विलायती रंग ढंग में रंग चुके थे, लेकिन नानी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए जो उनकी इकलौती बेटी थी, उन्होंने अपनी बीमारी के कारण अपनी इच्छा जाहिर करते हुए नाना जी से कहा था। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में देश प्रेम की भावना पनप रही थी और उन्होंने उस देश प्रेम की भावना को प्रकट करने के लिए क्या किया, अपनी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से किया, ना कि अंग्रेज के गुलाम से। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी, जो उनके लिए असहनीय थी। पतली दुबली थी, इसलिए उस साड़ी को वो संभाल नहीं पाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। भारतीय माँ जैसे अपने बच्चों का लालन पालन, घर का कामकाज करती थी, वो वैसी नहीं थी। उन्हें, लेखिका की माँ को, पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण मुख्य रूप से थे। पहला, कभी झूठ ना बोलना, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों की दोस्ती मिलती थी। अब इससे स्पष्ट हो गया है कि लेखिका की माँ ने भले ही घर के कामकाज नहीं किए हैं, पर अपने तरीके से उन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में कार्य किया था। इन्हीं विशेषताओं के कारण ही लेखिका ने उनके बारे में वर्णन किया है। अब पढ़ते हैं उनकी परदादी के बारे में। उनकी जो परदादी थी वो भी लीक से खिसकी हुई थी। लीक अर्थात परंपरा से हटकर काम कर रही थी। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। अब ये आश्चर्य की बात है कि लोग मन्नत के रूप में लड़का मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर दादी ने क्या मांगा, लड़की मांगा। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के पक्के रह गए, हैरान हो गए। ईश्वर ने उनकी घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। अब लोग कहते थे कि उनका कनेक्शन ईश्वर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईश्वर ने भी उनकी बात मान ली और 5-5 कन्याएं उनके घर भेज। वो चाहती थी कि समाज में जो लड़कियों को सम्मान नहीं मिला है, वह सम्मान उन्हें उनके घर से ही प्राप्त होने लगे। वो अपने घर की बहुओं, लड़कियों को बहुत चाहती थी। ईश्वर ने उनके घर 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे
और घर में जागरण हो रहा था, औरतें जाग रही थीं, गा बजा रही थीं। अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। उन्हें थकान लग गई थी, बुजुर्ग महिला थी, इसलिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर ने सेंध लगाई, अर्थात जुगाड़ लगाकर घर के अंदर घुस गया और उसी कमरे में घुस आया जहां परदादी थी। परदादी की नींद खुल गई। वैसे भी बुजुर्गों की नींद कच्ची होती है। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा। चोर भी आश्चर्य में पड़ गया। वो सुना तो था कि दादी का ईश्वर से कनेक्शन है, तो उसे समझ में आ भी गया कि लगता है दादी ने जान लिया कि मैं चोर हूँ। झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। इस प्रकार से परदादी ने अपने व्यवहार के द्वारा चोर में सुधार लाया, वह चोरी का धंधा छोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए आवश्यक नहीं कि उसे दंड दिया जाए, व्यवहार से भी उसे सुधारा जा सकता है। अब बात करते हैं लेखिका के भाई और बहनों की। लेखिका की बहनों में कभी ही इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की हैं। उनके घर में सभी को बराबर माना जाता था। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह थी मंजुल भगत। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग। तीसरी बहन का नाम था चित्रा और उसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थीं। इन 5 बहनों के बाद एक भाई था राजीव। ये सभी भाई बहन घर के प्रभाव के कारण ही, और उस समय आज़ादी का आंदोलन चल ही रहा था, तो लेखन का कार्य किया। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में लेखन कार्य करता था और अचला अंग्रेजी में लिखती थी। और रेणु विचित्र स्वभाव की थी, उसका स्वभाव सबसे अलग था। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से ही इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। उसे लगता था कि मैं गाड़ी में बैठकर आऊँगी तो दिखावा करूँगी, और वह दिखावा नहीं करना चाहती थी, इसलिए धीरे धीरे चलते ही पैदल चलकर आती थी। वह बीए पास करना भी उचित नहीं समझती थी। उसे लगता था कि पहले मुझे समझाओ कि बीए पास करने से मुझे क्या हासिल हो जाएगा, तभी मैं बीए करूँगी। बाद में घर वालों ने, पिताजी ने जब समझाया तब कहीं जाकर उसने बीए की। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। वो खुद से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में इंटरेस्ट लेती थी। इस कारण उनके शिष्यों से उनके कम अंक आते थे, उनके कम और उनके शिष्यों के ज़्यादा नंबर आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में, यहाँ नसर लिखा हुआ है, नज़र में लड़का पसंद करने का ऐलान किया कि वह शादी करेगी, तो उसी से और उसी के साथ उसकी शादी हुई, जबकि कोई लड़के को भी पता नहीं थी कि लड़की ने मुझे पसंद कर लिया। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उनकी छोटी बहन ने पत्रकारिता की थी और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली। छोटी बहन ने पिता ने जो कहा उसी से वो शादी कर ली, और उसे भी लिखने का रोग लगा था। सबको देखकर पहले तो नहीं लिखती थी, बाद में वो भी लिखने लगी। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। सब ने अपनी शादी जो एक बार की उसी को अच्छी तरह से निभाया था, क्योंकि उनकी रुचि किधर थी, लेखन कार्य, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान उधर ही लगा रखा था। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक में भी काम किया। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि समाज में स्त्री और पुरुष अलग अलग बैठते हैं और अलग अलग काम करते हैं, उनके बीच भेदभाव है। तो उन्होंने इस भेदभाव की भावना को मिटाने के लिए लोगों को समझाया, लोगों को साथ में काम करने के लिए राजी कर लिया। और फिर वो नाटक में जब काम करती थी तो उससे जो पैसे मिलते थे उसे वो देश सेवा में या अकाल पीड़ित क्षेत्र के लिए जमा कर दिया करती थी।
इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रहीं। वहाँ पर जब वो गई तो उन्होंने देखा कि प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ें। तो इसके लिए वो वहाँ के बिशप से जाकर मिले। बिशप ने स्कूल खोलने से मना कर दिया कि मुझे विश्वास दिलाइए कि यह स्कूल 100 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन लेखिका ने कहा मैं अपने जीवन का विश्वास नहीं दिला सकती, तो वो स्कूल है। फिर वो जोश में आ गई और फिर वहीं के कुछ समाज सेवी लोगों की सहायता से एक अच्छा सा प्राइमरी स्कूल खोल लिया। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास से कभी असफल नहीं हो सकती हैं। उन्होंने जो भी प्रयास किए, जैसे लोगों को मनाना कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, उसका भी कार्य उन्होंने किया। तो यदि हम हिम्मत करके आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल ही जाती है। अब भले ही उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन इसके बाद भी परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। उन्हें लगता था भले ही मैंने अच्छे काम किए, लेकिन मेरी बहन रेणु मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ। वे एक अन्य घटना का स्मरण करती हुई लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज़ बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। अब इतनी तेज़ बारिश में हम सबका मन तो डर ही जाएगा कि हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो जब तक पूर्ण विश्वास में नहीं आ जाती थी कि हाँ ऐसा हुआ ही होगा, तब तक वो बात नहीं मानती थी। तो वो किसी की बात नहीं मानती हैं और स्कूल के लिए पैदल ही निकल पड़ती हैं। वैसे ही वो सामंतशाही नहीं दिखाना चाहती थी। सब ने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल ना जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौट आई। लेखिका मानती हैं कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चले जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है कि यदि हम किसी कार्य को ठान लें और उस कार्य को करने के लिए निकल पड़ें, और तो जब हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। जैसे बारिश के बाद रेणु को वहाँ का जो माहौल देखने का आनंद मिला और जो नई नई चीज़ें जानने को मिली, वह सिर्फ अनुभव उसके पास ही रहा। इसी प्रकार लेखिका ने जिस प्रकार समाज सेवा का कार्य किया, वह भी उनके लिए एक अनुभव है। उनकी नानी ने देश के लिए कार्य किया, भले ही अपने तरीके से जैसे उनसे समझ में आया। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से कराया, ना कि अंग्रेज़ों के एक फर्मा दरबार से कराया। उनकी माँ भी देश हित में कार्य करती थी अपने तरीके से, जैसे उनसे मन पड़ता था। कमज़ोर नाजुक जान थी, फिर भी उन्होंने अपने तरीके से कार्य किया था। उनकी बहनों ने भी लेखन के माध्यम से देश हित में कार्य किया। परदादी ने अपने तरीके से समाज में महिलाओं को सम्मान दिलाया था। तो इस प्रकार से मंजुल भगत को अपने परिवार की महिलाओं में जो श्रेष्ठता नज़र आई, उसे